नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर से हम आज बात करने जा रहे हैं। कल जिस तरीके से हमने एक शो दिखाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो सैयद अकबरुद्दीन ने भी पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई है। और आपको ये भी बता दें, पनाहगाह बताया है आतंकवादियों की। साथ ही साथ कई और मामलों पर भी पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आया, खास तौर से आतंकवाद के मुद्दे पर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये रिपोर्ट देखिए। ज्यादा चालाकी दिखाने वाले पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक में पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पाक ने कश्मीर में हालात बिगाड़ने और उसका प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की शिकायत लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की वो गति की कि सदमा खाया पाक अवाक रह गया। दरअसल 193 सदस्यों की यूएन जनरल असेंबली में मानवाधिकार पर बहस के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाया। यहां पाकिस्तान की हाई कमिश्नर मलिहा लोधी ने आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का लीडर बताया। लोधी ने बुरहान के एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार दिया। आरोपों पर यूएन में भारत के हाई कमिश्नर सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पहले पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसे में लेने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान हमेशा गलत नियत से शर्मनाक कोशिशें करता है। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवादियों की तारीफ करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों को पनाह देता है। दूसरों की जमीन के लालच में आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के तौर पर करता है। पाकिस्तान को इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई और भारत में मानवाधिकार की वो किस मुंह से बात करता है। भारतीय हाई कमिश्नर ने कहा कि यह खेदजनक है कि आज फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के सिलसिले में भारत पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन भेज सकता है। इसमें बासित से हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान के कई आतंकी हमलों में शामिल होने के सबूत मांगे जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो बुरहान की मौत के वक्त उस पर 12 एफआईआर दर्ज थी, जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को ये डिटेल सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने ये डिटेल फॉरेन मिनिस्ट्री को दी। ये सारा ब्यौरा विदेश मंत्रालय को देगा। इस आधार पर बासित को सम्मन दिया जा सकता है। बासित से आतंकी हमलों में शामिल होने को लेकर पूछताछ हो सकती है। कश्मीर के हालात पर नवाज शरीफ ने कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई है। इस बीच पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावले को समन कर कश्मीर के बारे में सवाल किए गए। भारत के हाई कमिश्नर को समन से दोनों देशों में माहौल फिर गर्मा गया है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जो दोहरा रवैया रहा है, कांग्रेस के सांसदों ने, आपको बता दें कि उसी पर सवाल उठाए हैं और अमेरिकी सांसदों ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से बुरहान वानी की मौत की, जिस तरह से यहां पर उसको मौत के घाट उतारा गया, उसकी निंदा पाकिस्तान ने की। क्या ये साफ साफ उदाहरण नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान पनाहगाह बना हुआ है आतंकवादियों को शिद्दत के साथ शह देने के लिए? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार महमूद आलम है हमारे साथ ही साथ हमारे साथ टीकी टिक्कू हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। महमूद जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। पाकिस्तान में हमने कल देखा किस तरीके से पाकिस्तान को कांग्रेस के सांसदों ने, अमेरिकी सांसदों ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई थी और आज भी कुछ वही देखने को मिला है। सैयद अकबरुद्दीन ने तमाम चीजें सामने रखी हैं। देखिए, जहाँ तक अगर आप पाकिस्तान के बारे में देखें तो अमेरिका आज नहीं, उन्हें हमेशा लताड़ता रहता है जी, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका हमेशा ड्यूल रोल भी रहा है। उनको उसके साथ वो हथियार भी देता रहता है और उनकी मदद भी करता रहता है, पैसे भी देता रहता है। तो आप ये यूएसए का तो, और उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जी।
अब जहाँ तक ये हम इसमें यूएनओ के जो इसमें इन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स की बात की है कि वायलेशन हो रहा है कश्मीरी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा। अगर आप ये देखिए, कहीं पे मुझे ये लग रहा है कि शायद हमने पाकिस्तान को कश्मीर के मसले पाकिस्तान को हमने कुछ ज़्यादा ही लिवरेज दे दी शायद। उनको इतनी हमारी तरफ से इतनी रियायत या इतना जो है सॉफ्ट हमको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और उसी का ये आप देख रहे हैं परिणाम देख रहे हैं आप उसका जो है। नहीं तो, लेकिन हिमाकत तो देखिए, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बयान आया वो और भी ज्यादा शर्मनाक था पूरी दुनिया को बताने के लिए कि इंडियन मुजाहिदीन को समझते क्या हैं वो लोग। अगर उसका एक लीड कमांडर, एक टॉप कमांडर मारा जा रहा है तो उस पर इतना दुख क्यों? मानवाधिकार की बात वो लोग कर रहे हैं। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर का जो है उनकी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है, और जो भी वहाँ की सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है मेन सत्ता जो है वो आर्मी के हाथ में है, और आर्मी का ये एक जो भी उनकी जो पॉलिसीज़ है वो एंटी इंडिया है, और ये भी एक प्रोपेगेंडा का उनका है कश्मीर के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक तरफ और आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा यहाँ पे कि पिछले इतने दिनों से जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली एनालाइज कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन पॉलिटिकल है और इसका सॉल्यूशन इंडिया में ही है। मैं ये देख रहा था इतने दिन से जो ये प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, वहाँ के एमएलएज जो ड्यूली इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आवाम के पास जा सके, तो समवेयर डिस्कनेक्ट है, जो एक मिसट्रस्ट है वहाँ पे। तो उस पाकिस्तान के साथ साथ हमको उसको भी एड्रेस करना होगा, और वो मेरे हिसाब से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। आप ये देखिए, पिछले 1 साल में या 2 साल में आप ये देखिए हमारे यहाँ कितने सारे सेमिनार्स हुए, कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। हम बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहे हैं, म्यांमार के ऊपर बात कर रहे हैं, और चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कश्मीर के सिलसिले में कुछ डोमेस्टिक कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए? आई डाउट। ठीक है टिक्कू जी, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित भी हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं उससे वाकिफ़ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पैनल में मैंने आपको शामिल किया है। पहला सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं, जिन हरकतों को हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद भारत की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उससे फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा तो कहीं दूर दूर तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से कोशिश है पाकिस्तान भी की कि किसी भी कीमत पर कश्मीर को ले जाया जाए, उस मुद्दे को उठा के वहाँ फिर से उसने कोशिश की, और अकबरुद्दीन की हमें कहीं ना कहीं तारीफ़ करनी होगी कि मुंह तोड़ तमाम चीज़ों के जवाब उन्होंने दिए हैं वहाँ पर। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत स्पष्ट हैं। पहला तो ये है कि काफ़ी कोई 2-3 साल से बल्कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म के मामले में बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सपोज और आइसोलेट भी हो चुका है जी। कोई इनकी बात मानता नहीं है, क्योंकि हर आतंकवादी जो दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा आतंकवादी है, उसकी जड़ें पाकिस्तान में, मारे भी गए वो पाकिस्तान के अंदर। तो उस वजह से पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेट हो चुका है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, और गर्मियों के मौसम में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर शिफ्ट हो जाती है, तो पूरा पॉलिटिक्स जे.एंड.के का पॉलिटिक्स का जो है एक बैलेंस वो जम्मू रीजन से शिफ्ट होकर कश्मीर रीजन में चला जाता है। और एक टूरिस्ट सीजन भी है समर वहाँ पर, मई से शुरू होता है सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक एक टूरिस्ट सीज़न है जहाँ पर लोग अपनी आर्थिक स्थिति को अगले विंटर के लिए ठीक कर सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में जब वहाँ नॉर्मल सी आ जाती है, ये नॉर्मल सी जो है पाकिस्तान को किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, तो इनको किसी न किसी चीज़ का ट्रिगर चाहिए जी। और इस वक्त उनको ट्रिगर मिल गया बुरहान वानी का।
देखिए, बुरहान वानी एक इतना खतरनाक आतंकवादी नहीं था, वो ही वॉज अ पोस्टर बॉय और पॉपुलर था यंग क्राउड में। और ऐसा नहीं है कि बुरहान वानी से पहले बड़े बड़े आतंकवादी वहाँ एनकाउंटर में नहीं मारे गए, लेकिन इससे पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो दोबारा कश्मीर की हालत को स्थिर करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक पॉलिटिकल जंग चल रही है। आपको मालूम होगा जनरल राहिल शरीफ का एक्सटेंशन ड्यू है और वो आजकल में ही फैसला होना है उसका। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर पोस्टर लगाए गए कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए, मार्शल लॉ लगाया जाए। तो आईएसआई और सिविल गवर्नमेंट के बीच में, और नवाज शरीफ साहब तो ऐसा मीडिया में आया कि वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो ये जो वॉर भी है आईएसआई को और जो आतंकवादी गतिविधियों में वहां पर शामिल हैं लोग, उनको मौका मिल गया इस बुरहान वानी के केस को ऊपर उठाने का। और साथ में पाकिस्तान को यह भी मौका मिल गया कि इसको दोबारा से कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करे। लेकिन वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद, अगर आप देखें पिछले 8-9 महीनों में पाकिस्तान तालिबान के पीछे पाकिस्तान की आर्मी कैसे लगी और कितने लोगों का जहां पर के हैंगिंग की सज़ा दी गई थी और 5-6 साल से वो सज़ा पोस्टपोन की गई थी, और उन्होंने 2-3 महीने में कम से कम 2-3 हज़ार लोगों को फांसी पर चढ़ाया। तो ह्यूमन राइट्स का तो कोई इशू है नहीं इसमें, क्योंकि बुरहान वानी एक आतंकवादी था, एनकाउंटर में मारा गया। पाकिस्तान में भी यही होता है, अफगानिस्तान में भी यही होता है, और अमेरिका भी यही चीज कर रही है। मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जैसा कि बयान आया, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है? बिल्कुल पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि मुजाहिदीन के आतंकवादी का पक्ष लेकर मानवाधिकार की बात करें। किस तरह के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि एक आतंकवादी है, उसकी पूरी दुनिया में फोटोएं छपी है, हथियार लेकर अपने हेविली आर्म्ड ग्रुप्स के साथ घूम रहा है, तो वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी आतंकवादी है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक भी आतंकवादी है, और हमारे लॉ के मुताबिक भी वो आतंकवादी। अगर वो एनकाउंटर में मारा गया तो उसमें ह्यूमन राइट्स का क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक बात जरूर है, जो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, जो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, उसके ऊपर इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस फोर्सेस जिस तरीके से इंडिया के अंदर ट्रेन किए गए हैं, उनको नॉन लीथल वेपन्स का इस्तेमाल करके इन डेमोन्स्ट्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है अभी महमूद आलम जी आपसे भी, कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार एक्सपोज हो रहा है, लेकिन वही ढाक के 3 पात, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र नहीं आते, चाहे वहाँ पर अमेरिकी सांसदों ने कुछ कहा हो या भारत की तरफ से इंटरनेशनल यूएन में कुछ कहा गया हो। सवाल अब ये है कि पाकिस्तान के पास उपाय क्या क्या बचते हैं, या फिर जिस तरीके से लगातार उस पर आरोप लगते रहें कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से आतंकवाद आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है, रोकने के लिए उसे पैसे मिलते हैं, बढ़ाने के लिए उसको पैसे मिलते हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम उनका इसी पर आधारित है। देखिए शशि, यहाँ पर मैं एक ये बात बोलना चाहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। सब कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट की हिसाब से काम करते हैं। आप ये देखिए, सो कॉल्ड आज की 3 सुपर पावर की बात कर लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वो हमेशा पाकिस्तान को कुछ बोलता रहता है, लेकिन जब उनकी कंट्री पे अटैक होगा तो पैसे भी देगा, वेपन भी देगा, सब कुछ देगा। दूसरे आप चीन की बात कर लीजिए, वो तो ऑल टाइम फ्रेंड है उनके। अब आप रशिया की बात कर लीजिए, तो रशिया भी उनको मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। तो वो जो उनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफिक कंडीशन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो भुना रहे हैं उसको। अब ये इंडिया को सोचना होगा, डोंट बैंक टू मच ऑन इंटरनेशनल प्लेयर्स। इंडिया को सोचना होगा कि कैसे टैकल करना है। और मेरा मानना है मोदी जी ने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझा कि शायद ये हिंदुस्तान की कमज़ोरी है जो हमसे बात कर रहे हैं। तो अब इंडिया को सोचना होगा किस तरीके से टैकल करना है, क्या हॉट परसूट की बात कुछ हो सकती है, वो टिक्कू साहब बताएंगे किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर अपना जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आना चाहूँगा। द नीड ऑफ द आवर इज़ कि जो एक मिसट्रस्ट है, जो एक पॉलिटिकल डेफिसिट हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाते हुए लोगों के दरमियान में घबरा रहे थे।
तो वो हमको सोचना होगा कि अपने हाउस को किस तरीके से ऑर्डर में लेके आया। यहाँ पर टीके टिक्कू जी, जिस तरीके से हम एक के बाद एक तमाम घटनाएं देख रहे हैं और कम से कम पाकिस्तान के, हम बार बार कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कल हमने खबरें देखी किस तरीके से उसको लताड़ लगाई गई थी, पाकिस्तान की आज की हमने खबरें देखी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिकी सांसदों ने या अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को इस तरह से लताड़ा हो, इस तरह से कुछ कहा हो, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन कल ऐसा लगा कि बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही साफ साफ संदेश दिया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका को लगातार मूर्ख बना रहा है पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो उन्होंने कहा है कि इंडिया हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। देखिए, अमेरिका का, महमूद साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है, अमेरिका की जो पॉलिसी रही है एक हाथ से लताड़ मारना और दूसरे हाथ से पैसे भेजना, लेकिन अब अमेरिका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। अगर डेमोक्रेट्स पावर में दोबारा आना चाहते हैं जी, और वो चाहते हैं कि ट्रम्प पावर में ना आए, तो उनको ये सब पॉलिटिकल कंपल्शन है उनका कि वो इस टाइम वो पाकिस्तान के साथ इस लहजे में बात करें जी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना, और महमूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका को छोड़ दीजिए, हर देश अपने फॉरेन पॉलिसी में उनका सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है जो सर्वप्रिय होता है जी। लेकिन हमें अपने देश की बात करनी चाहिए। ये एक बिल्कुल महमूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत ही आयरॉनिकल है कि जिस स्टेट में 70% लोग वोटिंग करने जाए और अपने नुमाइंदों को चुने, तो 5-6 महीने, 1 महीने, 1 साल में क्या ऐसा हो जाता है कि लोग फिर सड़कों पर आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। कश्मीर के जितने, ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर लोग हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर रेडिकल्स का, आर्म्ड ग्रुप्स का और हुर्रियत का, क्योंकि वो एकदम से वायलेंस पर उतर आते हैं तो बाकी आवाजें जो वो दब जाती है। इसमें जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो एमएलएज हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सरकार के, जो मिनिस्टर्स हैं वैली से, तो ज्यादा तो वहीं से हैं, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सारी जो घटनाएं हो रही है कश्मीर में, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीरियों का है। इसीलिए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, इसीलिए जितने भी हुर्रियत के टॉप 3 लीडर हैं, टॉप 3 लीडर है जिलानी साहब, सलाउद्दीन साहब और आयशा अंद्राबी, तीनों के बच्चे कहां हैं आजकल? कोई इंजीनियर है, कोई मलेशिया में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में डॉक्टर है, वो क्यों नहीं फिर जहाज में हिस्सा लेते? और बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर का यूथ जो है उनको ऐसा गुमराह किया गया है, और इस गुमराही से उनको हटाने के लिए, दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों को, उनको जाना चाहिए लोगों के बीच में, और इनको ये बात सामने रखनी चाहिए और कश्मीरियों को समझाना पड़ेगा कि उनके लिए पाकिस्तान कितना दुखदाई और कितना नुकसान दे रहा है उनके यूथ को। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद को ही पूरी तरह से आतंकवाद की शहगाह बना चुका है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। कश्मीर के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, किस तरीके से वहां पे जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उन पे कंट्रोल पाया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाब दिया गया है, और साथ ही साथ अमेरिका के सांसदों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा है, वाकई में वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह से खरी खोटी सुनाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। यूएन के साथ यूएस में भी बुरहान वानी और कश्मीर के राग पर रोना रोकर पाकिस्तान फंस गया है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि आतंकी की मौत की निंदा कर पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद का समर्थन करता है। अमेरिकी संसद में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए अच्छे आतंकवादी वो हैं जो उस पर हमला नहीं करते। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सदस्य ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन एक खूंखार आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके आतंकियों की मौत का पाकिस्तान स्वागत नहीं करता।
अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया कि आतंकी बुरहान वानी युद्ध के लिए ऑनलाइन भर्तियां करता था और आतंकवादी हमले करने के लिए युवाओं में जहर घोल रहा था। एक सवाल के जवाब में कहा गया कि आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान के समर्थन के ठोस सबूत हैं। अमेरिका के मुताबिक ये केवल कश्मीर या पाकिस्तान से संबंधित घटना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार से मदद हासिल आतंकियों का आधार अफगानिस्तान में है। लश्कर-ए-तैयबा हरकत उल मुजाहिदीन के बारे में 2014 में ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि वो अफगानिस्तान में प्रशिक्षण ले रहे हैं और अमेरिकी जवानों की भी हत्या कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में माना गया कि पाकिस्तान शानदार तरीके से एक छद्म खेल खेल रहा है। वो अच्छे तालिबान बनाम बुरे तालिबान की बात करता है। अच्छा तालिबान हर वो समूह है जिसे पाकिस्तान पसंद करता है और जो समूह पाकिस्तान पर हमला नहीं करता। ये वो समूह है जो पाकिस्तानी विदेश नीति को आगे ले जाता है, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क, अफगान तालिबान, मुल्ला नजीर समूह। इस मौके पर कहा गया कि बुरा तालिबान वो है जो पाकिस्तान पर हमला करता है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों पर हमले का दिखावा करता है तो सिर्फ अपने लिए मुसीबत बने लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जबकि असली आतंकी संगठन के किसी भी बड़े नेता को आज तक पाकिस्तान ने नहीं मारा। इसी नीति के तहत पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करता है ताकि वो भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सके। अमेरिकी सांसदों ने माना कि अगर पाकिस्तान खुद को नहीं बदलता है तो हमें हमारी गणना को बदलना होगा और उसे दी जाने वाली सारी आर्थिक मदद रोकी जानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमसे शिक्षा के नाम पर पैसे ले रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। महमूद आलम, इतनी तमाम बातें कह दी गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान पर इनका वाकई में कोई असर होगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप पहले भी देख चुकी है। यूएसए ने बोला हक्कानी नेटवर्क पे आप जो है इसको ख़त्म कीजिए। पाकिस्तान ने क्या किया? अच्छे तालिबान और ख़राब तालिबान की बात मुशर्रफ जी ने भी की। यूएसए क्या कर पाया उस पर जो है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बोला कि आई वुड नॉट से स्मार्ट, बड़ा श्रूड है पाकिस्तान। वो देखिए किस तरीके से अपनी जियोपॉलिटिकल जो उनकी वो है स्थिति, वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है। देखिए, यूएसए अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान को छोड़ना। किस तरीके से? अफ़गानिस्तान में अगर उसे ऑपरेट करना है पाकिस्तान चाहिए जी। ईरान पे अगर नज़र रखनी है पाकिस्तान चाहिए। चाइना पे नज़र रखनी है पाकिस्तान चाहिए। इंडिया की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उसी के साथ साथ जो 13 कंट्री जिन पे जो है सर्वेलाइन कर रहा है उसमें इंडिया भी शामिल है। तो आप यूएसए पे किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं? लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मुद्दे को ले जाने के लिए, कल बहुत साफ साफ कह दिया गया था कि ये इंटरनल मामला है भारत का और इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे देश को। देखिए, ये पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि वो इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन वो एक इस तरीके से शो करना चाहते हैं कि वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट कश्मीर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए होती है। वास्तव में पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो इन इंटरनेशनल फोरम्स पे अगर इस तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। दे नो इट वेरी वेल, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से करते हैं क्योंकि वो ये शो करना चाह रहे हैं कि वी आर विद द कश्मीरी पीपल और वो दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट कश्मीरी पीपल। जी ठीक है टिक्कू जी, सवाल मेरा ये, बादशाह खान यूनिवर्सिटी से पहले हमने आर्मी स्कूल का हाल देखा, उसके बाद राहिल शरीफ के दरबार में जाकर किस तरीके से नवाज शरीफ सिर झुकाए खड़े रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब भी बातचीत थोड़ी शांतिपूर्ण होने लगे भारत और पाकिस्तान की तो वहाँ की आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सवाल ये कि वहाँ पर सचमुच कोई चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इन 2 बड़े आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान वाकई में बदलेगा, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, लेकिन रिजल्ट नज़र नहीं आया अभी तक। नहीं, पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान में बिल्कुल जो डिफरेंशिएटिंग लाइंस हैं वो बिल्कुल वेल ड्रॉन हैं जी। जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान का कंसर्न है, पाकिस्तानी तालिबान के पीछे आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पड़ी हुई है जी।
जहाँ तक हक्कानी नेटवर्क है वो उनकी अपनी है, क्योंकि उससे अफ़गानिस्तान में आतंकवाद फैलाया जा रहा है और वो अमेरिका को या अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान आईएसआई के पास, जो पाकिस्तान के पास और जिसको आईएसआई चलाता है, जिसको पाकिस्तान आर्मी चलाती है, उनके पास 2-3 संगठन है विच आर इंडिया स्पेसिफिक, जैसे जैश-ए मोहम्मद है जी और लश्कर तैयबा। कश्मीर के अंदर पहले कई संगठन थे लेकिन अब एक ही है, दैट इज हिजबुल मुजाहिदीन। अब आप कह रहे हैं कि आपने सवाल पूछा कि भाई ये इंटरनेशनल फोरम में ले जाने का और उससे कुछ फ़ायदा हो सकता नहीं हो सकता। कश्मीर के अंदर आप देखिए कि मेरा ये मानना है कि अगर आप पाकिस्तान एंगल को कश्मीर से हटा देंगे, वहाँ पर आतंकवाद और जितनी भी वहाँ पर ये जिसको फ्रीडम मूवमेंट या जो भी बोल रहे हैं वो लोग, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा मॉरल सस्टेनेंस, ट्रेनिंग, आर्म्स, एम्युनिशन, फंड्स, वो सब पाकिस्तान से आता है। देखिए कई रिपोर्ट्स आई हैं कि किस तरीके से आईएसआई कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पैसे खर्च करता है, करोड़ों रुपए वो भारत भेजता है। इसके अलावा उनके आतंकवादियों को उनके कॉलेज में कोटा के तहत उनके बच्चों को एडमिशन देने का प्रावधान किया गया है। इस पर भी बहुत बवाल मचा। एक के बाद एक पाकिस्तान तो बार बार प्रूव कर रहा है कि हम लोग कितने महान हैं, किस तरीके से आतंकवादियों की शह हम देते रहे हैं, जमीन दे रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की वहां हालत देखिए, सिंधियों की वहां हालत देखिए। इस तरह का पाकिस्तान किस मुंह से बात कर लेता है पाकिस्तान के कश्मीर के मामले में? पीओके में देख लीजिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देख लीजिए। कश्मीर में ना पिछले 20 साल से 20-25 साल से बल्कि कुछ और भी हुआ है जो बाकी इंडिया में जो बाकी भारत में जो रहने वाले उनको नहीं पता है। दो लेवल पर काम चल रहा है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से। एक लेवल पर तो काम चल रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उनको मजबूत बनाने का। और उसमें आपको पता है, आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि लश्कर तोयबा ने पाकिस्तान में किसी को हिट किया, जैश-ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में किसी को हिट किया। दे आर इंडिया से कश्मीर स्पेसिफिक एंड इंडिया स्पेसिफिक। वो तो एक तो आर्म्ड ग्रुप को सस्टेन करना, आर्म्स देना, ट्रेनिंग देना, स्पॉन्सर करना, इन्फिल्ट्रेट, वो तो एक चीज़ है। लेकिन कश्मीर की जो सोसाइटी है, पिछले 25 साल में कश्मीर की सोसाइटी जो आम तौर पर फोक इस्लाम को मानती थी, जियारत में जाना, दरगाह में जाना, ऐसा रिलीजन था उनका, बिल्कुल सेक्युलर टाइप का रिलीजन था, उसमें काफ़ी दरार पैदा हुई है। वहाँ पर वहाबीइज्म और सलाफीइज्म बहुत जबरदस्त फैला हुआ है। और जो आजकल आप ये रेडिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं, जैसे बुरहान वानी जैसा 22 साल का लड़का, ऐसे जो यंग आदमी है जो इंसर्जेंसी शुरू होने के बाद, जो आज 24-25 साल के लड़के हैं, 22 साल के लड़के, उनके ऊपर जो रेडिकल इफेक्ट है ये बहुत जबरदस्त है। और इस वजह से वहां पर जो एकदम से हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते ही नहीं है कि इससे किसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो कश्मीर की सोसाइटी के अंदर भी एक जो है एक किस्म का चर्निंग हो रखा है, और इस चर्निंग में थोड़ा सा स्पार्क देने की जरूरत है, और ताकि पाकिस्तान जो है इस बात को वहाँ पे आग लग जाए। मैं एक यहाँ पे बात बोलना चाहूँगा। अभी आप बता रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में अमेरिकन कांग्रेस ने किस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के टॉप आर्मी ब्रास जो है, दे आर इन क्लोज कांटेक्ट विद पेंटागन। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। जो कुछ भी हो रहा है वो सब मालूम है यूएसए को। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल फोरम से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाइए। तो शायद जो आरोप लगते हैं कि पेंटागन के तमाम लोग जो हैं पेरोल पे हैं, ये वही आप बता रहे हैं। यस, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं, मैं आपको 2 बातों का उदाहरण देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं कि उसामा बिन लादेन के टाइम में जो टॉप पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल थे, उनको पता था ये हमला होने वाला। नहीं तो ऐसा पॉसिबल है कि 400 किलोमीटर आपकी टेरिटरी में कोई आता है, हमला करके वापस चला जाता है, और आपको पता नहीं, जबकि वो आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 किलोमीटर पर है। तो अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, इनको सिमल हरीश ने किताब लिखी है, उसमें क्लियरली लिखा है कि कितने $मिलियन 2-3 टॉप वालों को पैसे अमेरिका ने दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद करके रखे, और किस तरीके से उन्हें अमेरिका में फिर बाद में सेटल भी किया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये आपको अपने आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल ये कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके बाद सिंधी, वहाँ इतनी बुरी हालत है, बावजूद इसके पाकिस्तान किस मुंह से इंटरनेशनल फोरम पे ये बात कहने में कामयाब हो जाता है? मेरा सवाल ये।
नहीं, कामयाब कहाँ हो रहा है? वो तो बात अपनी उठा रहे हैं, कह तो कौन रहा है उनकी बार-बार। बात को सुन रहा देखिए है? वो तो सबको सिक्योर उसमें जो है जनरल असेंबली में सबको अपनी बोलने बात का रखने हक है। का हक है। वहाँ पे जो उनके परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएनओ में, वो अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर ने उनकी बात को जो काटा और बताया किस तरीके से, तो उसको तो नहीं रोक सकते। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कितना सपोर्ट कर रही महत्व है, दे रही मानती है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर सकती है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं और उनको वो लोग सर्व कर रहे हैं। और देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अमेरिका वैसे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये डर रहता है। एक तो मैंने आपको बताया किस तरीके से उनको अफ़गानिस्तान में, ईरान में, चाइना के लिए उसे ये डर है कि वो बहुत ज़्यादा उसे कॉर्नर करेंगे, वो बिल्कुल चाइना के वैसे ही बैठा हुआ और बैठ जाएगा। तो उनका एक चैनल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, उस खित्ते से। इसमें ना एक और पॉइंट, जो परंपरा, जो यूनाइटेड नेशन की जो परंपरा रही ना सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, खत्म होने के बाद, वो परंपरा ये रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों उनका एंटी इंडिया रुख रहा है कुछ हद तक, क्योंकि हम सोवियत यूनियन के कैंप में थे। और लेकिन अब 9/11 के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस परंपरा में थोड़ा फर्क आ रहा है और टेररिज्म इंटरनेशनलाइज होने की वजह से अब थोड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन पुरानी आदतें तो अभी भी रहेंगी। नहीं, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या भारत को फिर अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं लाना चाहिए? जिन मुद्दों को कश्मीर का पूरी तरह से इंटरनल मामला है, बावजूद इसके यूएन में उठाता रहा है पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान हो या फिर सिंध हो, इन तमाम चीजों को भारत भी उठाए यूएन में कि वहां पर कितना मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन है, किस तरीके से वहां पर आए दिन कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इन तमाम चीजों को भी भारत को भी उठाना चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी फिस्परस टेंडेंसीज बहुत जबरदस्त हैं। बलूचिस्तान में है, सिंध में है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में है, लेकिन भारत ने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, भारत कश्मीर का, जहां तक कश्मीर के मुद्दे का ताल्लुक है, भारत हमेशा डिफेंसिव रहा है, जबकि भारत को डिफेंसिव होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो भारत को, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, भारत को अपनी स्ट्रेटजी को बदली करना पड़ेगा। दे विल हैव टू बी मोर एग्रेसिव। महमूद आलम, जो अभी हम देखते हैं और बार बार हम उम्मीद करते हैं, नई सरकार आती है, सरकार को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के साथ अगर ये नरम रुख हुआ तो उसके बाद शायद हमें कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, अब तक साबित होता आया है। सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करके, और कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन वो उपाय भी आसान होगा क्या, या इतना आसान है जितना हम कह रहे हैं? देखिए, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान में जो सत्ता है, एक तरफ वहाँ पे आईएसआई और आर्मी है, एक तरफ सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है और एक तरफ रेडिकल्स हैं। जी। तो और रेडिकल्स को भी आप आर्मी में ही शामिल कर सकते हैं, उनका एक हिस्सा मान सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हम बातचीत कर रहे थे, उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या तीनों पार्टियां एक बोर्ड पे आ गई थी? नहीं। कोई हमको ऐसा एश्योरेंस मिला था? तो हम क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बातचीत से इसका जो हल है निकल आएगा? हल कोशिश थी, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने बोला स्ट्रेटेजी चेंज करने वाली बात जो है, तो उसमें बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, हमारी क्या पॉलिटिकल विल है, उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस देखने पड़ते हैं। इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता है उसका। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से टिक्कू साहब बता पाएंगे इसके बारे में। नहीं, मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा कि देखिए, हर व्यक्ति, जो इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेसी है, सरकारें चली जाती हैं, नई सरकारें आ जाती हैं, तो हर सरकार यही सोचती है कि भाई मैं अपना दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ आगे करूं। और हम सोचते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत है, वही सब कुछ करते हैं, वो वैसे ही वहाँ भी मानते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि आपने मोदी साहब ने नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने सोचा कि शायद अब सिविलियन टू सिविलियन गवर्नमेंट जो है आपस में बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर पठानकोट हो गया। तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो इस बात का इनको ये एक फैक्टर करना पड़ेगा
पड़ेगा अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि आपको 2-3 जो वहाँ पर हैं, आर्मी है और आर्मी के साथ उनके वो आतंकवादी संगठन है और इस्लामिक पार्टीज हैं। हाँ। एक तो वो बंच है, दूसरा अपोजिशन है पाकिस्तान को, तीसरा हुकूमत है। उनको तीनों के साथ अलग अलग लेवल पर बात करनी पड़े। बात तो खैर कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही है, लेकिन उनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा ऐसे कि उनको फैक्टर करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी के अंदर, तभी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। लेकिन कश्मीर का मामला जिस तरीके से लगातार और भयानक हो रहा है और हमने देखा कि जिन तमाम चीज़ों को पहले ही रोका जा सकता था वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ के जा चुकी हैं। सवाल ये कि क्या कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरेस्ट लेता रहा है, जिस तरीके से वहाँ आग लगाता रहा है, इस मामले में भारत को बहुत सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? मुझे लगता है कुछ हद तक तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ रही है वहाँ पर जब से महबूबा जी आई हैं, उनको बिल्कुल टोटल उलट फेर करना पड़ेगा उनका। क्योंकि देखिए, आप एक आतंकवादी मरता, आपका नई स्ट्रैटेजी क्या हुई है पाक कश्मीर के अंदर? 6 महीने पहले या 1 साल पहले क्या था और अब क्या है? अब की जो वहाँ पर आईएसआई ने क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है? अगर एनकाउंटर चल रहा है तो एनकाउंटर के दौरान पहले कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता था अपने घर से, क्योंकि डर था कि एनकाउंटर में उनको भी नुकसान ना हो जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? एनकाउंटर चल रहा है और पीछे से लोग आकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है, जब भी कोई आतंकवादी मरता है और वो आतंकवादी अपनी उस डेड बॉडी विलेज में दी जाती है तो पूरी विलेज उसके जनाजे में साथ निकलता है, 2-2 लाख की भीड़ लग जाती है। तो इस बात का भी गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, क्या ये अलाउ कर सकते हैं हम लोग? आफ्टर ऑल अगर आपने यही करना है तो फिर तो पूरी कश्मीर में आग लग जाएगी। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महमूद आलम, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, इस तरह के आतंकवादियों के जनाजे में 2-2 लाख की भीड़ आ जाती है। याकूब मेमन को भी हमने देखा था, लेकिन हम बहुत सारे और भी मुसलमानों को देखते हैं, चाहे हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें और भी कई लोगों की बात करें, जिनके बारे में बात करने वाले लोग कम होते हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, जबकि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन इस देश के लिए क्या कर चुका है, कौन इंसान होने के नाते बहुत अच्छा और कौन कितना ज्यादा खराब और नालायक? देखिए, मैंने आपसे जब भी ये इस पूरी बहस शुरू हुई थी, मैंने आपसे पहले बोला था जी कि ये जो कश्मीर में प्रॉब्लम है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और ये इसको हमें पहले अपने यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जो एक मिसट्रस्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको दूर करना पड़ेगा। उसमें जो है आपको जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, जो भी वहाँ के साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो जिससे भी हम मदद ले सकते हैं कि वहाँ के हालात अच्छे हों, और हमको एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, आप हमारे हैं, हम आपकी तरक्की के लिए हैं। जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगी तो जो आपके मुल्क के दुश्मन हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। क्या उनको नहीं पता? आपने देखा है वहाँ बाढ़ में जब बहुत बुरे हालात होते हैं तो वही इंडियन आर्मी जाके उनको मदद करती है। पाकिस्तान से कौन आता है? आम इंसान जो कौन आतंकी आके उनको हेल्प करता है? आम इंसान जो है बड़ा इग्नोरेंट होता है जी। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि इसे कंसिस्टेंटली आपको करना होगा इस चीज़ को। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हालात वहां सुधर सकते हैं, होपफुली। लेकिन यहाँ पर टिक्कू सवाल ये भी है कि महबूबा सरकार के आने के बाद जो आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज़ पर कई बार कहा जाता रहा है कि आतंकवादियों की डेड बॉडी को देने की ज़रूरत ही क्या है, उनको क्यों आप इतना बड़ा हीरो बनने दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो इस चीज़ का उदाहरण दिया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, मिनॉरिटी पॉलिटिक्स, इसकी पहले से ही गलत नींव रखी हुई है। बिल्कुल, ये सबको मालूम है। कांग्रेस हो हुकूमत में या कोई भी सरकार हुकूमत हो, कोई भी पिछले 60 साल से अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से एक इम्प्रेशन सोसाइटी में गया है कि भाई जो भी आदमी रेडिकल है व्यूज में, आप उसका सपोर्ट करो जी। और जो मॉडरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कई क्षेत्रों में काम करें, बड़ा जबरदस्त नाम कमाया है उन्होंने, आप उनकी परवाह नहीं करते। तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? आप जाकिर नायक साहब को अब कब से प्रचार कर रहा है, कितना गलत प्रचार कर रहा है, कितना दूसरे धर्मों की वो रिडिक्यूल कर रहा है, आप उसके अगुआ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है 60 साल से। यहाँ तक अपने धर्म के बारे में आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? कश्मीर में फैला रहा है वो। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, ये जो पिछले 60 सालों में लोगों ने माइनॉरिटीज़ के नाम पे जो अपीजमेंट किया है, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। तो सच्चर कमेटी वही तो कहती है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तौर पे यूज किया गया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा
ये पूरे मीडिया की और ये बुद्धिजीवी वर्ग की ज़रूरत है कि वो जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसको तो आप जो है इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपने थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, वोट बैंक के लिए जिस तरीके से आप और लोगों को बढ़ावा देते हैं वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये बात बिल्कुल कही कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया, लेकिन असलियत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में नजर आ गई ना कि कितना अपीजमेंट के बाद इन लोगों ने काम किया है, क्योंकि असली काम तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। वोट मिल गया बस खत्म, भूल गए उसी दिन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द नीड ऑफ द आवर इन कश्मीर इज जो एक डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, एक पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो रहा है उसको ज़रूरत है करने की। और अमन व अमान जब ही होगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पैंथर्स पार्टी है, महबूबा हैं, सब अपने डिफरेंसेस भूल के जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जीता जाता है। वहाँ पे इस वक्त ज़रूरत है मरहम रखने की और वहाँ पे ज़रूरत है लोगों में एक तरीके का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट किया जाए। वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि इस वायलेंस से कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। जी देखिए वंश साहब, मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। कोई भी वहाँ का लीडर, बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा लीडर, जब वो हुकूमत से बाहर होता है वो सेपरेटिस्ट की भाषा बोलता है, जब हुकूमत में आता है वो भाषा खत्म हो जाती है। अब उमर साहब का बयान देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान देखिए, जब आप कंपेयर कीजिए, जब हुकूमत में होते हैं तो क्या बोलते हैं, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो क्या बोलते हैं। तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं लोगों के बीच में कि भैया जो आप कर रहे हो, जो हुर्रियत कर रही है वही ठीक है। ठीक है, तो कुछ हद तक तो उनको अब हिम्मत करनी पड़ेगी सच्चाई बोलने के लिए। लेकिन इसके लिए क्या किया जाए कि आईएसआई इतनी आसानी से वहां पैसे भेजने में कामयाब है, वहां पर आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने में कामयाब है, वेपन्स वहां से भेजे जा रहे हैं, घुसपैठ वहां से कराई जा रही है, बहाविज्म किस तरीके से वहां फैलाया जा रहा है पैसे देकर ही, तो रेडिकल चीजें तो बढ़ेंगे ही ना। उसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, यहाँ देखिए जहां तक पैसे भेजने का ताल्लुक है, आर्म्स हथियार भेजने का ताल्लुक है, ये दो ऐसी इन्फिल्ट्रेटर्स भेजने का ताल्लुक है, मिलिटेंट्स वहां से, जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है ये तो बंद हो सकती हैं, क्योंकि इनकी तो लीगल चैनल्स हैं या हवाला चैनल्स हैं। हाँ। ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि आपने मिलिटेंट्स को भेजा तो उधर तो आपके लाइन ऑफ कंट्रोल को 1 2 3 लाइन्स हैं अपोज करने के लिए, तो कुछ हद तक तो वो काफी कंट्रोल हुआ भी है। हाँ। हुआ भी है। जहां तक पैसे भेजने का ताल्लुक है, पैसे भी जो हवाला चैनल जो है इनको ड्राइव करने पड़ेंगे, काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ये दो चीज तो जैसे हथियार भेजने का सिलसिला है, ये तो लोकल पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको तो कंट्रोल करना चाहिए इसमें। नहीं तो कम से कम हम कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि काफी हद तक कमी भी आई है, एक के बाद एक कश्मीर का मुद्दा भी अगर इतनी आसानी से सुलझ जाए और जिस तरीके की स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा तमाचा ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिकी सांसदों की तरफ से सुनाया गया है, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उसके बाद वाकई में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उम्मीद कर सकते हैं। बाकी का पाकिस्तान की आदतें क्या हैं, यह हम सब जानते हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।